Hello, Radio City 91.1 पर थी हूँ Radhika and today we are going to talk about something really special, something really important. September महीनों, September month is Blood Cancer Awareness Month. और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही कम नॉलेज है एंड दैट इज़ द रीज़न क्या करना क्या नहीं करना उसका क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होता है, डर होता है और अवेयरनेस इसी 3 जगहों पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है इन सारी चीज़ों को नॉर्मल ईजी बनाने में. सो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर निधि जैन, consultant hematologist and bone marrow transplant expert associated with Zydus Cancer Hospital. Hello ma'am, welcome to Radio City. हेलो राधिका, थैंक यू सो मच. आप ने हमने बात करनी शुरू की तब एक तो आपने सबसे पहले मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि एक हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है. सो ये एक ऐसा शब्द है, ऐसी टर्म है जो हम बहुत कॉमनली नहीं सुनते, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. सो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि हु इज़ अ हेमेटोलॉजिस्ट और वो क्या करते मुझे हैं. हर बार हर कॉन्वर्सेशन इसी से स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज एज यू सेड कि बहुत सारे लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है करेक्ट. कि हेमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं. तो पीपल आर अवेयर कि न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन में कोई परेशानी हो तो न्यूरो के पास जाना है, पेट में कोई परेशानी है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है. वैसे ही अगर किसी के ब्लड में कोई परेशानी हो, ब्लड रिलेटेड कुछ डिजीजेस होती है जो कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है. तो जब हम ब्लड कैंसर्स के स्पेशलिस्ट हम ढूंढ रहे हैं तो वो हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं. सो हेमाटोलॉजिस्ट दे आर एक्सपर्ट्स जो ब्लड रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि ब्लड कैंसर्स एज वेल एज बहुत सारी नॉन कैंसरस ब्लड रिलेटेड बीमारियां होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाना या प्लेटलेट जो हमारे ब्लड के दूसरे अलग अलग सेल्स होते हैं, WBC होता है, उसका कम हो जाना या उसका बढ़ना, प्लेटलेट काउंट का कम होना या बढ़ना, या बोन मैरो फेल हो जाना या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग के इश्यूज होना. तो ये सारी चीज़ों के लिए ब्लड हेमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है. थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ द होल कॉन्वर्सेशन विल मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल. उनको समझ आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज हॉजकिन लिम्फोमा और वो अलग कैसे है बाकी कैंसर की टाइप से. राइट. सो हॉजकिन्स लिम्फोमा पे डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट टेल आवर व्यूअर्स कि ब्लड कैंसर्स कौन से होते हैं. सो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा, अगर मैं ब्रॉडली ब्लड कैंसर्स को डिवाइड करूँ तो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स होते हैं. इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं और आज की डेट में इफ़ यू से सो ब्लड कैंसर एक सिंगल डिजीज नहीं है, इसके बहुत सारे सब टाइप्स होके टुडे वी आर अवेयर अबाउट मोर देन 100 डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर. सो अगर हम हॉजकिन्स लिम्फोमा की बात करें तो ये भी एक सब टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है. सो लिम्फोमा, इसका जो ब्रॉड कैटेगरी है दैट इज लिम्फोमा. लिम्फोमा को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो वो हॉजकिन्स लिम्फोमा हो सकता है या वो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है. सो टुडे आवर होल कॉन्वर्सेशन वुड बी मेनली अबाउट हॉजकिन्स लिम्फोमा. सो हॉजकिन्स लिम्फोमा इफ आई टॉक अबाउट तो ये कहाँ से आता है. सो हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है. जैसे कि अपने अलग अलग ऑर्गन्स आपको पता ही है, बॉडी के लंग होता है, लिवर होता है, किडनीज होती है, वैसे ही एक स्पेशल टाइप का लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है. सो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, इट हेल्प्स अस टू फाइट विद द इन्फेक्शंस, राइट. सो इस लिम्फेटिक सिस्टम में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं. आई वुड से ये इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं. लिम्फ नोड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप के ब्लड के सेल्स होते हैं जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. सो दे बेसिकली हेल्प टू फाइट विथ इन्फेक्शन. सो जब भी ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं अगर ये एबनॉर्मल हो गए या ये कैंसरस हो गए तो ये बहुत ही अनकंट्रोल तरीके से दे कैन मल्टीप्लाई इन द बॉडी एंड दे कैन फॉर्म डिफरेंट मैसेस. मतलब ये एक जैसे गांठें बनने लग जाएगी अगर ये एबनॉर्मल होके बढ़ने लगे और मल्टीप्लाई करने लगे. तो ये जो गांठें होती है वो लिम्फ नोड्स की हो सकती है या फिर ये अलग अलग अंगों में जाके दे कैन इधर डिपॉजिट या फिर दे कैन लीड टू एनलार्जमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स एज वेल जो ये लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं. सो हॉजकिन्स लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ दिस लिम्फोमा जिसमें ये लिम्फोसाइट्स जो है वो एबनॉर्मल होके कैंसरस होकर के कैंसर डेवलप हो जाता है. ओके. सो ये कितना कॉमन है.
सो सी ये बहुत कॉमन भी नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर भी नहीं है, ओके राइट? सो वी नो दैट हम आजकल बहुत ज़्यादा जो सुनते हैं वो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं, या मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर कॉमन होता है। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे मेल में जो पर्टिकुलरली जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग वगैरह करते हैं, उनमें हेड एंड नेक का जो ओरल कैविटी का बकल म्यूकोजा का जो कैंसर होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है, राइट? ब्लड रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, ये सारे कैंसर्स का सिर्फ 5 to 10% ही होता है। ओके ओके, जितने सारे कैंसर्स हैं आज की डेट में, उसमें ब्लड कैंसर सिर्फ 5 से 10% ही पाया जाता है। इसमें भी जो लिम्फोमास होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। और हॉचकिन्स लिम्फोमा जो होता है वो 10% ऑफ लिम्फोमास होता है, राइट? सो इट इज़ दैट वेज, इट्स नॉट वेरी कॉमन बट इट इज़ नॉट वेरी रेयर ऑल्सो। और ये देखा जाए तो ये दो सब ग्रुप ऑफ, अगर मैं एज की बात करूं तो ये दो एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। सो इसके दो पीक्स होते हैं बेसिकली, इट इज़ कॉल्ड एज अ बाई मॉडल पीक। सो 15 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं, या मोर देन 60 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं, तो ये एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे छोटी एज में या फिर मिडिल एज में ये नहीं हो सकता है, बट कॉमनली ये दो एज ग्रुप में पाया जाता है। ओके हमने बात की शुरुआत की तब आपने भी बताया और मैंने भी आपको यही पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज अवेयरनेस कम है। अब इस नाम की अवेयरनेस कम है तो सिम्टम्स तो पता ही नहीं होंगे, राइट। दैट वी ऑल नो। सो अगर आप नॉर्मल पब्लिक को बताना चाहो कि कौन कौन से बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो शायद इस तरफ जा रहे हैं, उसका इशारा कर सकते हैं, या यू शुड विजिट अ डॉक्टर, सो व्हाट आर दोज सिम्टम्स? राइट। सो सी, वैसे देखा जाए ना तो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स बड़े ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। Okay. मतलब वो बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी मिलते हैं, एंड इट कैन बी समटाइम्स टेकन वेरी लाइटली, कि समटाइम्स कोई सिंपल इन्फेक्शन है, उसमें फीवर आ रहा है, राइट? तो फीवर आ रहा है तो लोगों को पहले या तो इन्फेक्शन या ऐसी कॉमन चीज़ ज़्यादा लगेगी, है ना? तो लिम्फोमा के या दूसरे ब्लड कैंसर्स के भी सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बट कुछ मैं पर्टिकुलर सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि अगर वो आपको दिखते हैं तो यू शुड डेफिनेटली सीक मेडिकल अटेंशन। सो लिम्फोमास में मेनली क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं या जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो कॉमनली हर एक को एवरी इंडिविजुअल हैज़ लिम्फ नोड्स इन देयर बॉडी, जो हमारे नेक में हो सकते हैं, हमारे आर्मपिट्स या बगल में हो सकते हैं, हमारे जांग में हो सकते हैं, जो ग्रॉइन एरिया होता है हमारा वहाँ पे, और इंटरनल लिम्फ नोड्स भी होते हैं जो हमारे एब्डोमेन के अंदर होते हैं। बट अगर आपने ये नोटिस किया कि आपके नेक में अनयूजुअली कोई स्वेलिंग दिख रही है, या फिर आपके आर्मपिट्स या ग्रॉइन एरिया में कोई स्वेलिंग दिख रही है जो धीरे धीरे बढ़ रही है साइज में, मेन इसकी खास बात ये होती है ना, ये पेनलेस होती है, तो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज अच्छा। इट्स नॉट कॉजिंग पेन, सिर्फ एक सिंपल स्वेलिंग है, पीपल फील कि ये हुआ है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, मतलब हमारी ग्रंथियों का पेनलेस तरीके से अलग अलग एरिया में एनलार्ज होना, ये एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ लिम्फोमा होता है। कई बार क्या होता है कि हमको एक्सटर्नली कुछ नहीं दिखता है, मतलब जो गांठें हैं वो बाहरी तरीके से जहाँ पे हम उनको फील कर पाए या हम देख पाए, वहाँ पे नहीं डेवलप होती है, बट वो इंटरनली डेवलप होती है, चाहे वो हमारे चेस्ट में अंदर डेवलप हो या एब्डोमेन में डेवलप हो, या कई बार वो डायरेक्टली कुछ अलग अंग में चली जाती है, जैसे लिवर में चली गई या स्प्लीन में चली गई, तो ऊपर से आपको इसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे जब तक वो काफ़ी बड़ी नहीं हो जाती। ओके इसके अलावा देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बी सिम्टम बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी को अनयूजुअल तरीके से बिना कोई एक्टिव इन्फेक्शन के फीवर आ रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए, बुखार आए जा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट? या फिर बहुत ज़्यादा नाइट स्वेटिंग हो रही है, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हो रहा है, अनयूजुअल तरीके से थकान या फटीग महसूस हो रहा है, बोन पेन्स हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स लिम्फोमा के हो सकते हैं। बट अगेन आई विल टेल यू कि ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। आपको गांठें हैं, आपको बुखार आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्टली लिम्फोमा ही होगा, राइट? सो ऐसे सिम्टम्स हो तो डेफिनेटली ये मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, सो दैट फर्दर इवैल्यूएशन कर पाएँ। ओके अब इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखें
तो उसके बाद पता कैसे चलता है कि ये हॉजकिन लिम्फोमा है, वो डायग्नोज कैसे होता है? राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते जी। हैं, गांठें हो सकती हैं। जी। तो सपोज इनमें से आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने डिटेक्ट किया, या तो फिजिकल एग्जामिनेशन से जब डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करता है और उनको देखते हैं कि नेक में गांठ है या बगल में गांठ है जो लिम्फ नोड की गांठ हो सकती है, तो सर्टन ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं पहले, जो रूटीन ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कैसा है एंड ऑल। और उसके बाद जो इसका लिम्फोमा का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर डॉक्टर को लगता है कि ये गांठ है, कंसर्निंग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि जो ये गांठ है उसको निकाल के उसको हमको टेस्ट करना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। ओके। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बायोप्सी से बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, मतलब इवन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमने जैसे ही बोला कि ये गांठ है और हमको ये वो टिश्यू निकाल के, या तो पूरी तरह से निकाल के या फिर उसका एक छोटा पार्ट लेकर के हमको टेस्टिंग करनी है। सो बहुत सारे लोगों में ये मिथ्स है कि प्रॉब्ली ये गांठ की बायोप्सी करने से ये कैंसर बढ़ जाएगा, इफ इट ऑल देयर इज अ कैंसर तो ये बढ़ जाएगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेट मी क्लैरिफाई कि बायोप्सी इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, इससे कोई परेशानी नहीं होती है और उसको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इफ़ यू हैव टू डिटेक्ट द लिम्फोमा एंड मेक अ परफेक्ट डायग्नोसिस, राइट। सो दैट इज़ वन टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसमें हम स्कैन करते हैं, और आज की डेट में हम जब भी हमको कैंसर का सस्पिशन होता है तो हम पेट स्कैन करते हैं। सो इट्स अ होल बॉडी काइंड ऑफ अ सीटी स्कैन, अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, जिसमें हम कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है वो पता कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टेजिंग के लिए हमको पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है, जिसमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक ही जगह है गांठ, अलग अलग अंगों में फैली हुई है, कहीं और भी बोन्स में या और कहीं पे इसके लीशंस है या नहीं है। So that is entire body scan. यस। Okay. That is not particularly for any part. It is for the entire इट्स body. एंटायर बॉडी स्पेशल स्कैन, जिसमें एफडीजी करके एक मेडिसिन यूज होती है जो बेसिकली इंजेक्ट करके और फिर पूरी बॉडी का स्कैन लिया जाता है, जो हमको एक परफेक्ट आइडिया देता है कि हम किस तरीके के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। बेसिकली कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ है तो पेट स्कैन एडवाइस किया जाता है, ताकि हम पता कर पाएं कि कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। Okay. अब डायग्नोस हो गया, उसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट की जर्नी कैसी दिखती है? वो ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है और शुरुआत कहाँ से होती है? राइट। सो अभी हॉजकिन्स लिम्फोमा का ट्रीटमेंट, आई वुड ट्रीटमेंट मैं एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करूँगी, बिकॉज एवरीवन शुड बी अवेयर कि ये एक इस तरीके का कैंसर है जो अप्रोप्रिएट टाइमली ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। Okay. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग हियर टुडे, टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि अगर ये हॉजकिन्स लिम्फोमा किसी को भी डिटेक्ट होता है तो सबसे पहली बात हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि बहुत ही जल्दी स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए। ज़्यादा लेट डिटेक्ट करेंगे, स्टेज बढ़ जाएगी तो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी बात कि ये कीमोथेरेपी से हम इस बीमारी का या इस कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कीमोथेरेपी इसमें बहुत ही इजीली टॉलरेबल वाली कीमोथेरेपी होती है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का यूजुअली सामना पेशेंट को नहीं करना पड़ता है, और हम कीमोथेरेपी से अर्ली स्टेज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज भी हो गई है पेशेंट की, मतलब वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में भी आता है, तो भी हम कीमोथेरेपी, एंड आज टुडे वी आर इन एन एरा जहाँ पे कैंसर में बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट्स हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इम्यूनोथेरेपी की। सिर्फ कैंसर के लिए कीमो नहीं, अभी इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सो एडवांस स्टेज ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा में हम कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी भी ऐड करके और साइक्लिकल फॉर्म में वो पेशेंट को दी जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर वट एवर स्टेज द पेशेंट हैज़, उसके हिसाब से इसकी 4 साइकिल या 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी या कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से वी कैन ट्रीट दिस पर्टिकुलर कैंसर। ओके। अर्ली स्टेज में पता चलना इस केस में स्पेसिफिकली हॉजकिन लिम्फोमा में कितना इम्पोर्टेंट है, और वो क्या डिफरेंस ला सकता है? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अभी कि अर्ली कैंसर का हमको सभी को अभी पता है कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वाइल ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री इज़ दैट जब तक ये पेशेंट
ट्रीटमेंट के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है तब तक बहुत बार काफ़ी लेट हो चुका होता है. Right. मतलब दे कम इन अ वेरी एडवांस स्टेज, क्योंकि इनिशियली शायद वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, डॉक्टर के पास जाने के Right. लिए भी रिलक्टेंट होते हैं, टेस्टिंग के लिए रिलक्टेंट होते हैं. एंड मीनवाइल जब तक डिटेक्ट होता है तब तक वो स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसी इस तरीके से ऑलरेडी एडवांस हो चुका होता है. जी. हॉजकिंस लिम्फोमा जितना जल्दी डायग्नोज किया जाए, जितनी कम उसकी स्टेज हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेज 1 में डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब पेशेंट का जो कैंसर है वो सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के साथ इन्वॉल्व है, एक ही जगह है, से उनको सिर्फ नेक में एक नोड बड़ा हुआ है और वो हॉजकिंस लिम्फोमा है. इसको ट्रीट करने के बाद ये पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% होते हैं. 90% इन स्टेज 1 इट कैन बी क्योर्ड. वेराज अगर हम ये बढ़ने दें या ये बहुत फैल जाए और एडवांस स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ठीक होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं. इन दैट केस ओनली 50 to 60% ऑफ द पेशेंट्स में बी क्योर्ड, वेराज इन अर्ली स्टेज 90% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अर्ली स्टेज पे पिकअप करके और उसको टाइमली ठीक तरीके से रिकमेंडेड ट्रीटमेंट के साथ इसको ट्रीट किया जाए. ओके. अब आगे हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बताना है कि ये मिथ्स है या ये रियल इन्फॉर्मेशन है. बट उससे पहले लाइक यू सेड कि अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ठीक होने के. व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये हम सिर्फ हॉजकिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्लड कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल कैंसर की बात कर रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट्स लोगों को रेगुलरली करवाने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर है तो अर्ली स्टेज में वो क्योर हो पाए. व्हाट डू यू सजेस्ट? सी यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये जो मैं बात कर रही हूँ अर्ली डिटेक्शन की, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर्स के साथ नहीं है, बट ओवरऑल इन जनरल एज वी नो दैट कैंसर्स आर इंक्रीजिंग. इससे हमको बचने के लिए, या ये हो गया तो पूरी तरह से ठीक होने के लिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की. इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक आई वुड से कि जो मोडालिटीज़ होती है जिससे हम अर्ली पिकअप कर पाए कैंसर को. तो एक चीज़ होती है कैंसर स्क्रीनिंग. ओके. राइट. स्क्रीनिंग का मतलब कि हमको बॉडी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एज अ रूटीन वी वांट टू गेट आवर सेल्व्स इवैल्यूएटेड टू फाइंड आउट. कभी कभी कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं देंगे. राइट. तो अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी सिम्टम्स की सुनो, आपको कोई परेशानी है तब डॉक्टर के पास जाओ और डिटेक्ट हो जाएगा. राइट. अगर कोई प्रॉब्लम है तो. बट कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी एडवांस्ड होने तक आपको सिम्टम्स ही नहीं आते हैं. राइट. सपोज किसी को ब्रेस्ट में एक छोटा सा लंप है. ओके, वी नो दैट ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन फीमेल्स में, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो अगर किसी को एक छोटी सी गांठ है जो यूजुअली फील नहीं होती है, एंड इट इज़ sometimes it goes unnoticed till it becomes really large. Right. तो ऐसी वाली चीज़ों में, या फिर सपोज हम फीमेल्स में ही बात करें तो जो हमारी गर्भाशय होता है, सो यूट्रस और ओवरी के भी जो कैंसर्स होते हैं, या सर्वाइकल कैंसर जो होता है, तो इन सब में भी बहुत लेट स्टेजेस तक कई बार सिम्टम्स नहीं भी हो सकते. तो ये कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको सिम्टम नहीं है लेकिन आपकी एज हो रही है, ऐसे 40 ईयर्स के ऊपर आप है, या आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स है, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस या ओवरी का कैंसर है, सो यू शुड एक्चुअली गो फॉर रेगुलर चेकअप्स फॉर स्क्रीनिंग. सो स्क्रीनिंग मैमोग्राफीज होती है. सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए पैप स्मीयर करके रिपोर्ट होता है. राइट. सो what you have to do is at least you have to approach your doctor and say that I'm above 40, या फिर मेरे पास there is a family history that I have cancers in my family and I have to get myself screened for these cancers. Okay. So एक early detection में role play होता है for getting yourself screened for cancer. Correct. So ये screening कुछ cancers के लिए possible है. Okay. Right? So जैसे मैंने बताया breast, uterus, ovary, cervical cancer इनके लिए possible है. Males में prostate के लिए भी possible होता है. Okay. If somebody is a chronic उनको oral tobacco chewing वगैरह की habit है, तो उनको भी अपने ENT या डेंटिस्ट के पास या ENT सर्जन के पास या ऑन्को सर्जन के पास जाके if they have any small problem also in the oral cavity, they should get themselves screened for oral cancers. Okay.
ब्लड कैंसर्स की मैं बात करूं तो जनरली ऐसा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता जो ब्लड कैंसर डिटेक्ट करे, ओके राइट? बट यस, आपको सीबीसी करके एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके तो समटाइम्स अभी आई एम हैप्पी दैट बहुत सारे लोग रूटीन चेकअप्स के लिए अपना कोई भी ऐसे हेल्थ चेकअप पैकेज ले लिया एंड दे कम एंड गेट देमसेल्व्स इवैल्यूएटेड. जी. लेट मी टेल यू, इसमें भी ये सिंपल सीबीसी में हम कुछ कुछ तरीके के ब्लड कैंसर्स पिकअप करते हैं. उसमें से सबसे आई वुड से जो बहुत ही साइलेंट रहता है, कोई सिम्टम नहीं देता है, बट डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत बढ़ जाते हैं. ओके क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया नाम का एक ब्लड कैंसर होता है हम्म. जो जनरली ऐसे सिर्फ रूटीन टेस्ट के ऊपर समझ में आता है कि पेशेंट को कैंसर. ओके ओके ये कैंसर थोड़े अलग टाइप का है, क्रॉनिक है. इसमें अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है, ओके बट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट बिकॉज ये बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो टाइमली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. ओके ओके. So और if I ये- talk about sorry, हाँ द ब्लड कैंसर, जिसको अर्ली हम कैसे पिकअप कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया गांठें हैं तो डेफिनेटली यू शुड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड की है कि नहीं. सीबीसीज आप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं. वो सिर्फ कैंसर के बारे में नहीं, लेकिन आपके हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट क्या है उसके बारे में भी जानकारी देगा. एंड इफ एनी मेडिकल अटेंशन इज रिक्वायर्ड देन यू विल कम टू नो. ओके. और इसमें गैप कितना होना चाहिए एज इन हर टेस्ट में? कितने समय के बाद ये टेस्ट करवाते रहने चाहिए? So see, if you don't have any problem and it is just a routine checkup, you're absolutely healthy और कोई आपको दवाइयाँ भी नहीं चल रही है, तो annual screening is enough. Okay, Right? okay. Done. So moving on to the myths part. एक myth ऐसा है कि सिर्फ बड़े लोगों को only older people get Hodgkin lymphoma. ये सच है या ये मिथ है? ये सच नहीं है. मैंने पहले भी मेंशन किया कि इसका जो एज ग्रुप होता है हॉजकिंस लिम्फोमा, वैसे तो ये कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है. इवन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब बच्चों में भी हॉजकिंस लिम्फोमा Okay, पाया जाता है. okay. बट कॉमनली हम देखें तो 15 to 35 ईयर्स की एज ग्रुप में एक पीक आता है हॉजकिंस लिम्फोमा, मतलब इट्स कॉमन इन दैट एज ग्रुप एंड देन ऑल्सो इन द एल्डरलीज. सो दिस इज अ मिथ कि ये सिर्फ एल्डरलीज को होता है. ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. ओके. आई थिंक इसका जवाब भी आपने बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया. बट अगेन, swollen limbs, lymph nodes always mean cancer? Absolutely not. Lymphoma can be the rarest thing if your nodes are enlarged, right? तो जब lymph nodes बढ़ते हैं तो वो simple infection की वजह से भी बढ़ सकते हैं, वो TB की वजह से बढ़ सकते हैं. cervical lymph nodes कभी कभी आपके scalp में dandruff होता है तो भी बढ़ सकते हैं. So it doesn't mean कि आपको गांठ बढ़ी है तो you go into a panic mode and you think that you have cancer. Important point is that कि अगर आपने lymph node बढ़े हुए देखे, it needs a medical attention. You should go and at least check yourself. A doctor should check you, देखने के लिए कि कंसर्निंग है या नहीं है. ओके. कैंसर ट्रीटमेंट जितनी भी होती है वो बहुत ही खराब साइड इफेक्ट्स लेके आती है. इज दैट ट्रू और इट्स अ मिथ? So this is the biggest, I would say, the fear which patients have. It is a myth again, I would say. कैंसर की ट्रीटमेंट, कुछ कैंसर्स की ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है. कीमोथेरेपी जो हम पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, कीमोथेरेपी मतलब ऐसी दवाइयाँ या इंजेक्शंस जो कैंसर के सेल्स को किल करते हैं, जी. राइट? सो ये कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स हैं. बट टुडे वी हैव सो मच एडवांसमेंट इन द सपोर्टिव ट्रीटमेंट एज वेल. मतलब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो भी रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ या इंजेक्शंस काफ़ी बेटर हो गए हैं. तो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें पेशेंट को कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी चल रही है, बट दे डोंट फाइंड एनी मेजर प्रॉब्लम्स विद इट, राइट? सो इससे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन सब से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम्स देगी. जैसे ही ये कीमो ख़त्म होगा, आपकी बॉडी वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से रिकवर हो जाएगी. लेकिन अगर आपने ये नहीं लिया तो कैंसर बढ़ेगा जो जानलेवा हो सकता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डर के हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपका कैंसर बढ़ गया, तो यू मे मिस द चांस ऑफ बीइंग क्योर्ड एंड यू मे इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू. सो कीमोथेरेपी नाउअडेज इज टॉलरेबल. सहन करना इसको पॉसिबल है क्योंकि इसके साथ के दूसरे ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं. ओके. वन मोर थिंग कि अगर हॉजकिन लिम्फोमा
एक बार ट्रीट हो गया और अगर वो वापस आया देन देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, इज दैट ट्रू और इट्स अ मिथ? No, it is absolutely not true because again ये ऐसा लिम्फोमा है, as I already told you, कि ये लिम्फोमा ऐसा है कि जो एक तरीके से हम जब भी देखते हैं ना हॉजकिंस लिम्फोमा का पेशेंट, वी फील चलो एटलीस्ट वी हैव सम कैंसर जो हम मेडिसिन से या ट्रीटमेंट से उसको क्योर कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा के जो रिलैप्स कर सकते हैं, मतलब उनकी बीमारी स्टार्टिंग में तो कंट्रोल में आ गई लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जा कर के साल 2 साल के बाद जाके वो फिर से पलट के वापस आ गई. सो लेट मी क्लैरिफाई कि ये टाइम पे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है. हम फिर से पेशेंट को कीमोथेरेपी या कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देकर उसकी डिजीज को कंट्रोल में करके एंड देन व्हाट वी कैन ऑफर देम और व्हाट वी कैन ट्रीट देम विथ इज stem cell transplant या bone marrow transplant. So starting में as I mentioned that I am a hematologist as well as a bone marrow transplant physician. So bone marrow transplant एक again ऐसी modality of treatment है जिसमें हम relapse हुए हुए lymphomas को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं. ओके ओके. अभी ये पूरी जो प्रोसेस है डायग्नोस होना उसके बाद ट्रीटमेंट होना, इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके फैमिली में से कोई एक अभी क्योर होने की कोशिश कर रहा है, उनकी लाइफ बहुत ऊपर नीचे होती है. सो मुझे आपसे ये जानना है कि पेशेंट की फैमिली जो है वो किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में ठीक तरीके से रह पाएगी डायग्नोस होने के बाद. व्हाट डू यू सजेस्ट? Yes, so कैंसर का डायग्नोसिस ये पेशेंट एज यू मेंशन, नॉट जस्ट पेशेंट लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग होता है. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर देम फर्स्ट टू एक्सेप्ट, देन गो थ्रू द एंटायर ट्रीटमेंट, उसमें जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस करना, और उसके बाद हमेशा एक डर बना रहना कि भाई ये ट्रीट हुआ है वापस तो नहीं आ जाएगा. सो द होल थिंग इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द फैमिली मेम्बर्स, राइट. तो इसके लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि फैमिली मेम्बर्स दे शुड try and get in touch, take help from their friends, from their other family members, discuss out things, be open about it, है ना, और अपना स्ट्रेस को किसी तरीके से मैनेज करें. ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट बट स्टिल पॉजिटिविटी रख के स्ट्रेस मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. देयर आर समटाइम्स इवन सपोर्ट ग्रुप्स हु आर अवेलेबल कि उनके साथ आप टच में रह के यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस जर्नी. सो जब मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग पेशेंट या फैमिली मैं देखती हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस है या वो नहीं उसको काइंड ऑफ टॉलरेट कर पा रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आई ऑलवेज गेट देम कनेक्टेड विथ माई ओल्ड ट्रीटेड पेशेंट जो सेम डिजीज़ का होगा. ऑल्दो वी शुड नेवर कंपेयर टू कैंसर पेशेंट्स एवर, बट जिसने वो जर्नी देखी होगी अगर वो डायरेक्टली उसके साथ बात करता है, सो टॉकिंग टू देम ऑल्सो मेक देम फील बेटर और दे गेट दैट पॉजिटिविटी कि इट्स जस्ट अ फेज, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड देन अगेन यू कैन गो बैक ऑन ट्रैक. सो जैसे आपने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, क्या ये ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट एकदम बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकता है लाइक they were before? Absolutely. So I'm very happy to share कि हॉजकिंस लिम्फोमा या फॉर दैट मैटर बहुत सारे ऐसे ब्लड रिलेटेड कैंसर्स होते हैं जिसमें एक फाइनाइट ट्रीटमेंट होता है, मतलब से 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट पेशेंट ने ले लिया और उसके बाद एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल. हमने लास्ट में एक पेट CT स्कैन किया जो बताता है कि हाँ कैंसर इज़ कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम द बॉडी नाउ. इट विल जस्ट टेक अ मंथ और 2 फॉर द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम वट एवर थेरेपी द पेशेंट हैज़ टेकन एंड दे कैन एब्सोल्युटली गो बैक टू देयर नॉर्मलसी. मतलब वो जैसा पहले करते थे, अगर वो पढ़ाई करते थे, इफ दे आर स्टूडेंट्स दे वुड बी रेडी टू गो बैक टू देयर स्टडीज. इफ यू लव traveling, you can go back for traveling, you can enjoy your daily routine life as it was before, you can go back to your work as well. Okay. Actually I would also like to add here, even while they are taking the chemotherapy, मतलब जो Hodgkin's lymphoma में particularly जो chemotherapy हम administer करते हैं, sometimes they are able to continue their work even while taking the therapy. Oh, okay. Only 2-3 days of rest or sometimes when they are feeling fatigue वो थोड़ा एक आध दिन का break ले लें, but otherwise there are certain very positive motivated patients who are mentally also very strong and they can handle all this, they can work even with the therapy. So it's
I would say it is with the modern days treatment modalities which are available, it does not leave too much of issues in your body. ऐसा नहीं है कि कुछ irreversible damage हो जाएगा. Definitely you have to be under medical supervision. आपको टाइम पे डॉक्टर से मिल करके अपने चेकअप ज़रूर कराने पड़ते हैं, but you can definitely go back to your normal life. सो पहले ना कैंसर अभी भी खैर ऐसा है, पर अभी इंटेंसिटी कम हो गई है कि घर में अगर किसी भी इंसान को कैंसर होता है तो दैट वर्ड इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्कैरी. Right. वो सुनने के बाद ही सब एकदम से टूट जाते हैं. बट आई थिंक अभी ऐसा नहीं है, और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. और इसलिए शायद हमने जो बात की वो बहुत ज़रूरी थी अवेयरनेस के लिए, ताकि वो डर और भी कम हो और इसे ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँ. सो वन लास्ट थिंग, इतनी बात और इतना डिस्कशन करने के बाद व्हाट इज़ दैट वन लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? यस, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगी, और जो ये पूरे टॉक का या हमारे डिस्कशन का जो मेन मोटिव है, वो ये कि पहली बात तो आपको अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, आपको लगता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, प्लीज़ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स. आप उसकी तरफ ध्यान दें, मेडिकल अटेंशन लें, सो दैट इफ़ एट ऑल यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ कैंसर्स, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो. सो अर्ली डिटेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और उसके बाद अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को आपने अप्रोच किया और उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बताया, तो विदाउट डिले आप वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उसको पॉजिटिविटी के साथ कंप्लीट करें. एंड देन इट इज़ पॉसिबल कि आप बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं. सो listen to your body, don't ignore your symptoms, get yourself evaluated by a expert, and take the treatment on time. So that's the message I would like to give. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर Thank टॉकिंग you. टू अस. आप जिस इंटेंशन से ये सारी बातें कर रही हैं वो इंटेंशन बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा है कि लोगों को पता चले, लोग डरे कम और ट्रीटमेंट अच्छे से ले. सो प्लीज़ कीप डूइंग दिस, और हम भी जितना हो सके आपका साथ देंगे और ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे. Thank you so much, Radhika. Thank Thank you. you. Yeah.